अगर तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ नहीं आता तो पहले हेडलाइंस याद कर लो। ये 2 मिनट का रिवीजन एग्जाम में लाइफ सेवर बनेगा। नंबर 1, बैंक क्रेडिट, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन। नंबर 2, ट्रेड क्रेडिट, अभी गुड्स लो बाद में पैसा दो। नंबर 3, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से डायरेक्ट पैसा। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ईएमआई पे खरीदो। नंबर 5, फैक्टरिंग, उधार वाले पैसे बेच दो। नंबर 6, कस्टमर एडवांस, पहले पैसे बाद में डिलीवरी। नंबर 7, आईसीडी, कंपनी से कंपनी लोन। सुपर शॉर्ट फॉर्मूला लाइन का लोन, सप्लायर का उधार, पब्लिक का डिपॉजिट, ईएमआई का इंस्टॉलमेंट, रिसीवेबल का फैक्टरिंग, कस्टमर का एडवांस, कंपनी का आईसीडी। बस इतना याद रख लो, पास पक्का। अब अगर तुम्हें सिर्फ पास नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 90 अबव लेकर आना है, तो अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखो। सबसे पहले बैंक क्रेडिट, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक बिजनेस है, उससे रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देनी है, डेली एक्सपेंसेस चलाना है, लेकिन उसके पास कैश नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? बोलो, सोचो, तो वो कहाँ जाएगा? यस, बैंक के पास। और जब बैंक उसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है तो उससे कहते हैं बैंक क्रेडिट। जैसे तुम अपने फ्रेंड से टेम्पररी पैसा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अक्षरा ने निकिता से पैसे लिए, मतलब निकिता ने अक्षरा को पैसे दिए, राइट? से ही बिजनेस बैंक से पैसा लेता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक के जो बैंक क्रेडिट्स हैं। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस। लोन सबसे सिंपल है, बैंक एक बार में पूरा पैसा दे देता है लमसम में। एग्जाम्पल जैसे ₹1 लाख लोन लिया, अब क्या होगा? तुम उसको ईएमआई या इंस्टॉलमेंट में वापस करोगे, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है एसेट्स के अगेंस्ट, या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब जो गिरवी रखना, अगर कोई एसेट, कोई सामान को गिरवी रखते हैं, है ना, तो उसे सिक्योर्ड बोला जाता है। और नहीं रखा जाता है कोई भी एसेट, ठीक है, तो फिर उसे अनसिक्योर्ड बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया लोन्स एंड एडवांसेस, बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट आते हैं कैश क्रेडिट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब मान लो बिजनेस को एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना पैसा चाहिए, कभी 20,000, कभी 50,000, तब बैंक बोलता है मैं तुम्हें ₹1 लाख की एक लिमिट देता हूँ, तुम जितना यूज करोगे इंटरेस्ट सिर्फ उतने पर लगेगा। समझ में आया? मतलब जितना एक्चुअली अमाउंट विड्रॉ किया, यूज किया, उस पर इंटरेस्ट देना है। बैंक क्या करता है, एक लिमिट सेट करके देता है। फॉर सपोज जैसे यहाँ एग्जांपल है 1 लाख, तो 1 लाख के अंदर वो कितना भी विड्रॉ कर सकता है। उसने अगर मान लो कितना 40,000 विड्रॉ किया, तो 40,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, ना कि 1 लाख पर। क्लियर? तो ये एक तरीके का फॉर्मल और रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट होता है, जिसमें बोरोवर को अलाउड होता है एक सर्टेन लिमिट तक पैसा बोरो करने का, और इट इज अ रनिंग अकाउंट फ्रॉम विच द अमाउंट कैन बी विड्रॉन। ओके, तो कैश क्रेडिट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लीन कैश क्रेडिट। क्या होता है क्लीन कैश क्रेडिट में? क्या होता है कि इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी, है ना, नॉट बैक्ड मतलब यहाँ पे गिरवी नहीं रखना पड़ता है किसी सामान को, किसी एसेट को। इसमें बोरोवर प्रॉमिसरी नोट सबमिट करता है, जिसे साइन किया जाता है 2 और मोर सिक्योरिटीज से। और दूसरा होता है सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। दूसरा क्या होता है? सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, जिसमें बोरोवर क्या करता है, वो सिक्योरिटी देता है इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट्स या फिर गारंटीज। क्लियर? तो 2 टाइप्स के होते हैं कैश क्रेडिट। क्लीन कैश क्रेडिट, जहां गिरवी नहीं रखना पड़ता, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, यहाँ पे नाम ही है सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, मतलब सिक्योरिटी चाहिए रहता है, या तो आपको कोई टेंजिबल एसेट रखना पड़ता है या फिर कोई गारंटी देना पड़ता है। ठीक है, आई होप कैश क्रेडिट इज क्लियर नाउ। क्लियर? फिर भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताना, मैं फिर से पर्टिकुलरली इसी पे आपको एक्सप्लेन करके बना दूंगी एक वीडियो। अब नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे अकाउंट में 5,000 है, तुम 10,000 निकाल लेते हो, एक्स्ट्रा 5,000 बैंक ने दिया, ये ओवरड्राफ्ट है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज होता है। समझ में आया? तो अभी ध्यान से सुनो, ये एक तरीके का टेम्पररी फाइनेंशियल एकोमोडेशन है जो कि बैंक अपने रेगुलर कस्टमर को देता है। ठीक है, इसमें कस्टमर जिसका करंट अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट होता है, उसे बैंक अलाउ करता है पैसे क्या करने का? विड्रॉ, ओवरड्रॉ करने का। ठीक है, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफाइड लिमिट होता है, एक अमाउंट होता है, उससे ज्यादा नहीं आप निकाल सकते हो।
जब बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होती है तो टेम्परेरीली वो बैंक इसे ये फैसिलिटी देता है फॉर फ्यू डेज। ओके, तो इसमें भी उसने जितना यूज किया, मतलब जितना ओवरड्रॉ किया, उतने पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 5,000 है, बट तुम्हें क्या चाहिए, 10,000 की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, 5,000 एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो बैंक की तरफ से। ओके, तो यही होता है ओवरड्राफ्ट। बट बोरोवर जो होता है मस्ट सीक द अप्रूवल फ्रॉम द बैंक एवरी टाइम इट इज ओवरड्रॉइंग। जितने बार वो पैसा एक्स्ट्रा निकाल रहा होता है तो उसे बैंक से क्या करना होता है, अप्रूवल लेना होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट बारी है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझो। बिजनेस ने किसी को गुड्स दिए, पेमेंट 3 मंथ्स बाद मिलेगा, लेकिन बिजनेस को अभी पैसा चाहिए तो वो बिल बैंक को दे देता है। बैंक क्या करता है, थोड़ा कमीशन काट के इमीडिएट कैश दे देता है। लेटर बैंक बायर से फुल अमाउंट रिकवर करता है। इसको आप डिटेल में समझते एक और एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मान लो जीवेश ने मोहित से 50,000 का गुड्स खरीदा क्रेडिट में। किसने किससे खरीदा, जीवेश ने मोहित से खरीदा, राइट। अब जीवेश इज नॉट इन द पोजीशन टू पे 50,000 टू मोहित, ठीक है। तो अब जीवेश बोलता है कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पे करूंगा 50,000, ठीक है। तो अब मोहित और जीवेश दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मोहित को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, मतलब उसके बिजनेस को। बट अब जैसे कि इनके बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट है, बिल साइंड हुआ है, तो वो जीवेश से 3 मंथ्स की मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं मांग सकता। तो मोहित क्या करेगा, वो अपने बिल को लेकर के बैंक के पास जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, इमीडिएटली मोहित को पैसे दे देगा, लेकिन वो अपने कुछ चार्जेस को काट लेगा। वो पूरे 50,000 उसे नहीं देगा। मान लो कि बैंक ने 2,000 रख लिए अपने कमीशन, ठीक है, और मोहित को दिए 48,000। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग दिस फिगर। तो जो 50,000 का बिल था, 3 महीने बाद मोहित को मिलता 50,000, लेकिन अब उसने इमीडिएटली बैंक से जब पैसा ले लिया तो उसे मिलेगा सिर्फ 48,000 और 2,000 वो कमीशन रखेगा बैंक। तो इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो अब जब मैच्योरिटी डेट हो जाएगा तो फिर जीवेश से 50,000 रुपीज कलेक्शन कर लिया जाएगा और बैंक को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और समझ में आए तो भी जरूर बताना, सो दैट कि हाँ मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग ने रियल में समझा है। तो प्लीज लिख देना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझ में आया। जो जो चीज आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया वो लिख दो कि ये समझ में आया, और पूरा समझ आया जब एंड ऑफ द क्लास में तो आप लिख देना फुल क्लियर, ऑल क्लियर, राइट। लेकिन जरूर आप कमेंट करना। चलो अब क्विकली बैंक क्रेडिट के सेवरल एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीपेड व्हेनेवर डिजायर्ड। मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जब चाहो आप उसे क्या कर सकते हो, रीपे कर सकते हो। बैंक्स मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बोरोवर्स अफेयर्स। बैंक क्या करता है, अपने बोरोवर के सीक्रेसी को मेंटेन करता है। बैंक्स प्रोवाइड फंड्स इन मेनी वेज एंड द बोरोवर हैज अ चॉइस। जैसे कि अभी हमने देखा, लोन्स ले सकते हो, कैश क्रेडिट ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर सकते हो, है ना। इस तरीके से वेरियस वेज में बैंक क्या करता है, चॉइस देता है अपने कस्टमर्स को। बैंक्स डू नॉट इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट के बिजनेस में कोई भी इंटरफियरेंस बैंक नहीं करता है, ठीक है। बस उसे आप उसका EMI दे दो और इंटरेस्ट पे करो, बाकी वो आपके बिजनेस के अंदर घुस के वो कुछ नहीं देखने वाला, आप अपने हिसाब से चलाओ, है ना। देन लोन्स कैन बी रीपेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट। देखो लोन आप ऐसा भी नहीं है कि आपको एक साथ प्रिंसिपल अमाउंट देना है, नहीं। कहीं से अगर मान लो मनी लेंडर से आप पैसा लेते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वैसे का वैसा ही रह जाता है। बट बैंक्स में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, इंटरेस्ट है, दोनों मिला करके वो इजी EMIs में आप उन्हें क्लियर कर सकते हो अच्छे से। तो इन डिजर्विंग केसेस बैंक्स रीशेड्यूल द पेमेंट, ठीक है। और बैंक्स मेंटेन अटमोस्ट सीक्रेसी ऑफ द अफेयर्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है। आई होप ये सारे एडवांटेजेस क्लियर हो गए। अब बैंक क्रेडिट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बोरोवर हैज टू परफॉर्म सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे भी होते चीज़ें जहाँ पे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज तो पक्का करना पड़ता है। तो banks grant loans generally against some security and a charge is created on the company's asset, ठीक है। तो हाँ होते हैं, जैसे कि मोस्टली जो लोन होते हैं वो
उस पे आपको सामान गिरवी रखना पड़ता है, एसेट गिरवी रखना पड़ता है, तो वो सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि क्या भरोसा उससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ज़रूर अपनी सेफ्टी चाहेगा, है ना। तो बैंक लोन्स आर अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिन्यूअल, है ना। तो ये अवेलेबल होते हैं किस लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, और रिन्यूअल की अनसर्टेनिटी भी होती है, कोई सर्टेन नहीं कि ये रिन्यूअल फिर होगा। देन बैंक्स चार्ज ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ फिक्स्ड बर्डन इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट। तो बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या हो जाता है, एक तरीके का फिक्स्ड बर्डन, क्योंकि आपको देना है ही है, आप नहीं मना कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, चार्ज अगेंस्ट, है ना, आपके प्रॉफिट के ऊपर या एसेट के ऊपर ये चार्ज एक बन जाता है। तो बैंक क्या करता है, और उसके रेट भी हाई होते हैं। तो ये इनके क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे, राइट। आई होप आपको बैंक क्रेडिट मतलब कमर्शियल बैंक से जो क्रेडिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स इन एडवांस, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये क्लियर हो गया। इफ डाउट है तो आप जरूर पूछो। अब नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप इमेजिन करो कि आप एक शॉपकीपर हो, तो आप सप्लायर के पास जाते हो और बोलते हो मुझे सामान दे दो, पैसे बाद में दे दूंगा। अगर सप्लायर मान गया तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। कितना सिंपल था ना, राइट। लाइफ में भी लोकल दुकान वाले ऐसे ही काम करते हैं, महीने के एंड में पैसे देना, है ना। तो की पॉइंट्स है इसका, शॉर्ट पीरियड 15 days to 3 months का, नो फॉर्मल एग्रीमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन, और इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, सप्लायर रिस्क लेता है, अगर बायर पैसा ना दे लॉस हो सकता है, इसलिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर एज इंसिडेंटल टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब एक फर्म दूसरे फर्म को जब सामान बेचती है या खरीदते हैं, तो उस समय जो उधार देते हैं उसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। बहुत सिंपल है, और इसको मर्केंटाइल क्रेडिट भी बोला जाता है। तो ट्रेड क्रेडिट को हम बोल सकते हैं कि एज क्रेडिट जो कि सेलर्स क्या करते हैं, अपने बायर्स को एक्सटेंड करते मतलब देते हैं। तो वो ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी हो सकता है, या तो रिटेलर को भी दिया जा सकता है, ठीक है, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे, है ना, आप रिटेलर हो, हर किसी को जब आपस में एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को क्रेडिट में क्या दे रहा है, सामान दे रहा है, तो यही होता है ट्रेड क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सा था ये तो, और ये यूजुअली 15 days से 3 months का होता है, इतना याद रखना। इसके एडवांटेजेस है, ये बहुत ही सिंपल है, कन्वीनियंट मेथड है, ठीक है, फॉर रेजिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, नो फॉर्मेलिटीज़, नो इंटरेस्ट इज पेएबल एंड नो सिक्योरिटीज टू बी पेड, ठीक है, क्योंकि ये फर्म आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं क्रेडिट, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, नो चार्ज ऑन एसेट, है ना। फिर ट्रेड क्रेडिट बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो प्राइसेस चार्ज होते हैं वो क्रेडिट सेल्स का यूजुअली हायर होता है। देखो, जब आप कैश में सामान खरीदते हो तो आपको इमीडिएटली क्या होता है, पेमेंट करने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए कभी कभी इवन कैश डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट में सामान ले रहे हो तो उस समय क्या होता है, आपको थोड़ा सा हायर प्राइस पे करना पड़ सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर है उसको बैड डेट भी हो सकता है, इन केस अगर पैसा ना मिला, है ना, तो उस केस में ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो कोई चार्ज भी तो नहीं, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा है ना, तो इसीलिए ये उसके लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ठीक है। और बायर जो है उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो बायर जो होता है उसके लिए ये नुकसान है कि उसे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, और सेलर जो है उसको ये है कि बैड डेट हो सकता है, राइट। ये थे इसके डिसएडवांटेज। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या है पब्लिक डिपॉजिट्स? अब कंपनी बैंक के पास नहीं जा रही, सोचो, वो डायरेक्टली पब्लिक के पास जा रही है, बोल रही है आप पैसा इन्वेस्ट करो, हम इंटरेस्ट देंगे। एग्जाम्पल जैसे एफडी बैंक में होता है, वैसे ही कंपनी के पास डिपॉजिट करते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अनसिक्योर्ड होता है, मतलब कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको बोला डिपॉजिट। ये जो पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक विद
नॉन बैंकिंग कंपनीज, यहाँ डायरेक्टली पब्लिक से क्या किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, इसलिए कौन ले रहे हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो दीज डिपॉजिट्स रिप्रेजेंट लोन्स फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स ओरिजिनेटेड व्हेन द बैंक्स वर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया। जब बैंक्स वेल डेवलप नहीं थे इंडिया में तो उस समय ये सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, और ये सोर्स जो है वो वेरियस रीजंस की वजह से पॉपुलर हुआ है। डिपोजिटर्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दैन द बैंक्स, और एट द सेम टाइम क्या होता है, कंपनीज भी क्या करती है, उन्हें ये सस्ता पड़ जाता है, जबकि वो जो लोन लेते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से तो उससे उनको ये सस्ता पड़ जाता है। आई होप पब्लिक डिपॉजिट क्लियर हुआ। क्विकली इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस, इकोनॉमिकल है क्योंकि इंटरेस्ट पेबल ऑन पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, लो बहुत सस्ता होता है तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल है। ओके, एंड सिंपल है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स करने के बदले ये वाला जो होता है कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसमें सस्ता पड़ जाता है और इसमें फॉर्मेलिटीज भी कम हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो कंपनी जो है वो डिराइव कर सकती है बेनिफिट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, और बाय यूजिंग द पब्लिक डिपॉजिट ए कंपनी कैन पे हायर डिविडेंड, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो हायर डिविडेंड दे सकती है और अपना रेपुटेशन भी रेज कर सकती है। नेक्स्ट है नो चार्ज ऑन एसेट, पब्लिक डिपॉजिट जनरली कोई चार्ज ऑन एसेट्स नहीं करती है। द कंपनी कैन यूज इट्स एसेट्स एज सिक्योरिटी टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस। मीडियम टर्म है ना, तो कंपनी इसमें क्या कर सकती है, वाइडर पब्लिक के थ्रू से पब्लिक डिपॉजिट में बोरो कर सकती है, उसे कोई एक सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करना नहीं पड़ता है और फंड्स अवेलेबल हो जाता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दैन द बैंक लोन। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो कंपनी के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन का कोई सवाल नहीं आता। जब भी उन्हें लगता है कि फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे क्या कर देते हैं, रीपे कर देते हैं। No interference, so there is no dilution of shareholders control because the depositors have no voting rights, they cannot interfere with the इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, है ना, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, पब्लिक जो है उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती है कि वो आके आपके जो बिजनेस के मैनेजमेंट को किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करती है। वहीं पे अगर आपको शेयर्स इशू करने होते, इक्विटी शेयर्स इशू करने होते तो फिर उनको वोटिंग राइट्स मिलती और जो भी नए आते तो फिर बिजनेस में इंटरफेयर करते, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं होती क्योंकि आप पब्लिक से डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर रहे हो लेकिन उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हो, जिससे कि वो आपके इंटरनल अफेयर्स में, बिजनेस के मैनेजमेंट में, डे टू डे ऑपरेशन में किसी भी तरीके से वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर हो जाता है वाइट कॉन्टैक्ट, है ना। पब्लिक डिपॉजिट के सिस्टम में क्या होता है कि ये कंपनी को एक वाइट कॉन्टैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो अपना क्या इंप्रूव कर सकता है, प्रोस्पेक्टस को इंप्रूव कर सकता है फॉर रेजिंग द फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी। तो एक तरीके से उसे बहुत बड़ा वाइट कॉन्टैक्ट मिल जाता है इसके थ्रू से। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या। फर्स्ट है अनरिलायबल। ये अनरिलायबल है क्योंकि डिपॉजिटर्स में नॉट रिस्पॉन्ड। जब कंडीशंस इकोनॉमी में अनसर्टेन हो तो उस समय डिपॉजिटर क्या कर सकते हैं कि वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, है ना। तो जिस समय कंपनी को ज़रूरत है उस समय शायद वो डिपॉजिटर्स अपने पैसे निकाल दे, तो इस तरीके से ये अनरिलायबल है, आप पूरी तरीके से इस पर रिलाई नहीं कर सकते। रिस्क टू इन्वेस्टर्स के लिए भी रिस्क है क्योंकि उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क वाला फैक्टर भी आ जाता है। नॉट अवेलेबल टू द न्यू कंसर्न, जो नए कंपनीज हैं, अभी नए नए आए हैं मार्केट में, उनको ये नहीं मिलता क्योंकि पब्लिक उनको जानती ही नहीं है। रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। Spread use of public deposit restricts the growth of a healthy capital market. It distorts the interest rate pattern and results in dearth of sound industrial security. ज़्यादा public deposit के use से क्या हो जाता है कि healthy capital market का जो growth है उसको restrict कर देता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की जो क्रेडिट प्लानिंग और प्लानिंग प्रायोरिटीज है उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एंड लास्ट में आता है स्पेकुलेशन। ये बहुत ही एक तरीके से डेंजरस है। मैनेजमेंट जो है कंपनी के में गेट टेम्प्टेड टू इंडल्ज, है ना, किसमें, ओवर ट्रेडिंग में और स्पेकुलेशन में, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सरप्लस डिपॉजिट। और जब डिपॉजिट ब्लॉक हो जाता है फिक्स्ड एसेट में तो कंपनी उसे वापस पे नहीं कर सकती है, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है कंपनी के लिए। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, तुमने कभी EMI पे मोबाइल लिया है, वही है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट।
प्रोडक्ट ले लो, थोड़ा डाउन पेमेंट और बाकी ईएमआई में पे करो, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। इजी लगता है बट टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए स्मार्ट यूज़ करो। नहीं समझ में आया, फिर से समझाती हूँ। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट रेफर्स टू द फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स ऑन credit. The buyer must pay a part of the price of the asset at the time of delivery and the balance is payable in several installments. जो भी हम सामान खरीदते हैं ना, जैसे कभी हम गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट दे देते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट के साथ फिर ईएमआई हम पे करते हैं। तो वही है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। क्योंकि इसी तरीके से मशीनरी, इक्विपमेंट्स और बाकी ड्यूरेबल गुड्स भी ऑन क्रेडिट कंपनीज खरीदते हैं, जिससे उन्हें इजी होता है ईएमआईज में पे करने के लिए। अब नेक्स्ट है फैक्टरिंग। बिजनेस ने गुड्स उधार पे बेचा, अब उसके पास रिसीवेबल्स पैसे लेने हैं, लेकिन उसे कैश अभी चाहिए, तो वो फैक्टर को बेच देता है। सिंपल लाइन, उधार को कैश में कन्वर्ट करना इज इक्वल टू फैक्टरिंग। इसे अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है रेजिंग फाइनेंस थ्रू द सेल और मॉर्गेज ऑफ बुक डेट्स। जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जिन्हें फैक्टर्स बोलते हैं, वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है बिजनेस कंसर्न्स को। कैसे? थ्रू द आउटराइट परचेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, कंपनी क्या करती है, उसे अपने फैक्टर्स को बेच देती है और फैक्टर्स क्या करते हैं, उसे कलेक्शन करने का काम करती है और कंपनीज को पैसा इमीडिएटली दे देती है। The finance companies generally make advance up to 60% of accounts receivable pledged to them. और जो डेटर्स होते हैं वो जब पेमेंट करती है तो उसे रिसीव किया जाता है और फाइनेंस कंपनी को दे दिया जाता है। Sometimes debtors required to make the payment directly to the finance company. मतलब कभी कभी क्या होता है, डेटर्स फाइनेंस कंपनी को भी डायरेक्टली पे करती है। और अगर कोई बैड डेट या लॉसेस हुआ तो बिजनेस कंसर्न को ही बेयर करना पड़ेगा। और इसी आउटराइट सेल्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को फैक्टरिंग कहा जाता है। ये एक एक्सपेंसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है, क्योंकि ये हैवी डिस्काउंट में सेल किया जाता है फैक्टर्स को। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर डाउट है तो भी आप इसे पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट है कस्टमर एडवांसेस। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। कस्टमर बोलता है मैं पहले पैसा दे देता हूँ, कंपनी बाद में गुड्स देगी। जैसे एग्जाम्पल कार बुकिंग, कस्टम फर्नीचर, प्री ऑर्डर्स। यहाँ पे लॉजिक है, कंपनी को फ्री कैश मिल जाता है पहले एडवांस में, नो इंटरेस्ट और रिस्क भी कम। और लास्ट में है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये भी बहुत इजी है। एक कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, दूसरी कंपनी को चाहिए, तो वो डायरेक्टली दे देती है। इसको कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट टर्म होता है और सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज के बीच ही होता है और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है ये, क्योंकि आपका ट्रस्ट है तभी ही आप देते हो, राइट? मतलब when a company borrows funds for a short period, say for 6 months from another company which has surplus funds, is called intercorporate deposits. ICD का इतना सिंपल मीनिंग है, एक कंपनी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा दे रही है और जिसके पास कम है, मतलब जिसको चाहिए वो ले रही है। तो आपस में कंपनीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पैसा देना लेना कर रहे हैं और इतना सिंपल है ये इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो ये जो होता है ये अनसिक्योर्ड होता है और ये फाइनेंशियल अरेंज करते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है और नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड। और आइडेंटिटी ऑफ द बोरोवर जो होता है ना, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता पब्लिक को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है कि क्या टाइम पीरियड है और अमाउंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और यूजुअली जो लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उससे इसका इंटरेस्ट यूजुअली लोअर होता है। द एंटायर वर्किंग ऑफ ICDs इज बेस्ड अपॉन द पर्सनल कनेक्शंस बिटवीन द बोरोवर्स, द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स। तो ICDs आर अवेलेबल ओनली टू रेप्यूटेड कंपनीज। आई होप इट इज क्लियर।
तो अब फाइनल बार सुन लो, फाइनल रिवीजन इसका। तो बैंक क्रेडिट मतलब बैंक से लोन, ट्रेड क्रेडिट मतलब सप्लायर से उधार, बैंक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा, इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई, फैक्टरिंग मतलब रिसीवेबल्स को सेल करना, कस्टमर एडवांस मतलब पहले पैसे दे देना, बुकिंग कर लेना। फिर आईसीडी मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब होता है कंपनी आपस में लोन ले लेना। और ये याद कर लो, इसमें फुल मार्क्स एंड नो कन्फ्यूजन। अगर तुम थोड़े वीक हो तो फर्स्ट पार्ट से पास हो जाओगे, अगर तुमने डिटेल में समझ लिया तो तुम टॉपर बन सकते हो। वीडियो सेव कर लो, एग्जाम से पहले रिवाइज करो और कमेंट करो कॉन्सेप्ट क्लियर।